Hello students, my name is RK sir, BTech IT धनबाद एंड आथरा प्रोडक्ट सोल्यूशन। तो आज मैं आपको SRC बैच का एक स्टूडेंट ने AITS का क्वेश्चन पूछा था। तो AITS के इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको क्लियरली विजुअल है, दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि a charged particle of charge q and mass m is clamped rigidly at the circumference of the ring of mass m and radius r। ये रिंग है, इसका मास इस रिंग का भी मास m है, रेडियस r है। इसके इस वाले पॉइंट पे एक चार्ज q मास m का क्लैम्प कर दिया गया है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो कह रहा है कि initially the ring is in vertical plane resting on the sufficient rough horizontal surface। sufficient rough का मतलब प्योर रोलिंग होगा। चार्ज क्यू एंड द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग का सेंटर जहां पे उसी लेवल पे एक चार्ज क्यू क्लैम्प्ड है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एट टी बराबर 0 द सिस्टम इज सेट टू फ्री। सिस्टम को फ्री किया गया मोशन करने के लिए, गिवन दैट क्यू इक्वल्स टू एम जी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग इमीडिएटली आफ्टर द रिंग इज रिलीज। रिंग के रिलीज होने के तुरंत बाद बताइए फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, और आंसर 0 दिया जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द टाइम रिंग रोटेट बाय 90 डिग्री। रिंग जब 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं और एक बेटर एनालिसिस से समझते हैं। ओके, इसके लिए डायग्राम बनाता हूँ। देखिए रिंग है, तो अगर एफबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आप ऊपर को दिखाएंगे और एमजी को आप नीचे को दिखाएंगे। और इस एंड पे जो पॉइंट मास है ना, इसका वेट एमजी डाउनवर्ड दिखाएंगे। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्यूई किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। तो क्यूई को भी इस डायरेक्शन में कर दो। चूंकि क्यूई एमजी के बराबर है तो इसको एमजी के बराबर कर दो। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉटम सफिशिएंट रफ है, मतलब स्लिपिंग नहीं होगी। स्लिपिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में, ये मुझे नहीं पता। तो चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल होता है, तो जिधर मन करे उधर डायरेक्शन एज्यूम कर लो। तो लेट्स मैंने डायरेक्शन को अपने मन से इधर एज्यूम कर ली, फ्रिक्शन को एज्यूम कर ली। एक और चीज, टी बराबर जीरो पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, जीरो। क्यों? क्वेश्चन में कहा गया है कि रेस्ट में पार्टिकल टी बराबर जीरो पे, रिंग रेस्ट में है और जस्ट छोड़ा गया, हल्का सा जर्क देके हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ा गया। मतलब इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया तो भागना शुरू करेगा। तो अगर टी बराबर जीरो पे ओमेगा जीरो है तो ये जो बॉटम पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो, बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। आर ओमेगा स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो। तो आर ओमेगा स्क्वायर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा जो कि ऊपर करूंगा। तो यहां पे मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूं, ये जो पॉइंट आई आर की तरह से काम करेगा। इसका एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, जीरो है। टेंजेंशियल जीरो, रेडियल जीरो। रेडियल इसलिए बिकॉज ओमेगा जीरो। तो इसके अबाउट टॉर्क लिख दो। तो इस बॉटम में टॉर्क क्या लिखेंगे आप? अच्छा, आई आर का अगर एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, तो उसके अबाउट तुम टॉर्क बराबर अल्फा लिख सकते हो। और नहीं जीरो है तो जब लिखोगे तो सूडो का टॉर्क है, ये ध्यान रखना होता है। तो चूंकि यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर जीरो है तो आई आर का नेट एक्सेलरेशन बिकम जीरो, देन टॉर्क अबाउट दिस आई आर पॉइंट इज इक्वल टू। अच्छा, इससे इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि आई आर का अगर एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर आ गया ऊपर को तो कभी कभी तो लिख भी देते हो, तो कभी कभी लिख देते हो, कुछ केसेस होते हैं, बट कुछ केसेस में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर इसे जानना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहां आपको समझ में आ जाएगा। बट ये है कि यहाँ पे तो आप श्योर लिख सकते हो, सिंस एक्सेलरेशन ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट इज जीरो। ठीक है, यू कैन राइट टॉर्क इक्वेशन अबाउट दिस पॉइंट, देन टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज
एन पास कर रहा है, फ्रिक्शन इसी से पास कर रहा है, और इस एम का टॉर्क ऐसे आएगा और इस एम का टॉर्क ऐसे आएगा, तो आप लिखेंगे एम जी इंटू आर माइनस एम जी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, इस एक्सिस के अबाउट आई इंटू अल्फा, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल है, अल्फा बिकम 0। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा 0 हो गया, रिंग है, इस रिंग का जो सेंटर है ना, सेंटर, इसका एक्सेलरेशन लेट्स, अगर ऐसे घूम रहा है अल्फा से, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन, सेंटर का एक्सेलरेशन ये मान लो, ये मान लो, अगर सेंटर का एक्सेलरेशन ये है, तो कोई पूछे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन टी बराबर 0 पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टी बराबर 0 पे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो मुझे बताओ अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखोगे तो सेंटर के फ्रेम में इस पॉइंट का सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। रेडियल होगा आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि टी बराबर 0 पे ओमेगा 0 है, तो आर ओमेगा स्क्वायर भी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 बनाएगा, और टेंजेंशियल होगा आर अल्फा, अल्फा 0 है इसलिए आर अल्फा भी 0 होगा, मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस सेंटर के रिस्पेक्ट में 0 होगा, 0 होगा। तो ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक ही बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आपने इसके सेंटर का एक्सेलरेशन ए मान के रखा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए आ जाएगा, क्यों, रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस सेंटर के फ्रेम में 0 है और सेंटर का ए है, तो ग्राउंड फ्रेम में इसका ए आएगा। ओके, अब देखिए एक और चीज, अगर मैं इस पे नो स्लिपिंग कंडीशन लगाऊं ना, तो नो स्लिपिंग कंडीशन होती है ए इक्वल टू अल्फा, सिंस अल्फा इज 0 ए विल आल्सो 0, इसका मतलब टी बराबर 0 पे अगर ये पूरा पूरा रिंग इसी पोजीशन पड़ा हुआ है, तो इसका एसीएम भी, इस एसीएम कर रहा हूं, इसके सेंटर का भी एक्सेलरेशन 0 है और अल्फा भी 0 है, इसका मतलब वो ना वहां पे इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम पे। हाँ वो अलग बात है कि दिस विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट वहां पे पड़ा हुआ है, हल्का सा उसके बाद शिफ्ट करोगे ऐसे ना, अपने आप ही घूम के आगे भाग जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 91 में पूछ रखा है। बट इस स्टैंड पे अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुम इसको डिस्प्लेस न करो तो भागने वाला नहीं है, ये यहीं कराएगा। गॉट इट? चलो तो इसमें लिखेंगे F बराबर M है, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स क्या आएगा, एक फोर्स F ए है, mg है, तो आप लिखेंगे F माइनस mg बराबर, किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, टोटल मास इंटू ACM या M1A1 प्लस M2A2। तो इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स क्या है, F इधर और mg इधर है, तो बनेगा F माइनस mg बराबर मास, इस रिंग का मास m इंटू इसके रिंग के सेंटर का एक्सेलरेशन जो कि 0 है, प्लस इस पॉइंट का मास m और इसका एक्सेलरेशन भी 0 है, दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू mg। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है mg, जो कि ER डायरेक्शन गलत दिया हुआ है 0, दिस नॉट 0, दिस इज mg। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में कह रहा है कि जब इस रिंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, उसको स्लाइटली आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो जब ये रिंग घूमना शुरू करेगा, तो ये जो पॉइंट है, जब ये 90 डिग्री अटेंड करेगा और यहाँ पाएगा, बताइए इस टाइम इंटरवल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना वर्क किया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया। ठीक है, तो देखिए देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आप अगर डिस्प्लेस नहीं करेंगे अनस्टेबल फ्री पोजीशन तो वहीं पड़ा रहेगा, तो फिर हल्का सा स्लाइड डिस्प्लेस किया तो क्यों मूव कर गया, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड, मूव क्यों किया, तो बताता हूं मूव क्यों किया। मूव इसलिए किया होगा कि जब इस रिंग को आप डिस्प्लेस किए होंगे ना, ऐसे ये सेंटर है, तो ये पॉइंट नीचे यहाँ पाया होगा, जब ये यहाँ पाया जाएगा तो mg तो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे बनेगा, स्मॉल mg। अब अगर मैं पूछूं कि इस बॉटम पॉइंट को टॉर्क इक्वेशन, तो ये वाला mg का टॉर्क आपको ये दूरी बनेगी और इसका टॉर्क आपको ये दूरी बनेगी, क्योंकि ये दूरी इससे ज्यादा है शुरू में, तो ये पूरा इसको क्लॉकवाइज सेंस में घुमा देगा, यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से घूमना शुरू करेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर तुम इसको स्लाइटली अगर यहाँ पे लेकर आए हो ना, ये दूरी, तो अगर इसके अबाउट तुम टॉर्क लिखोगे, तो इस mg का टॉर्क बनेगा कितना, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, देखना, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। mg इंटू ये दूरी ना, ये दूरी, अगर मैं कहूँ कि सपोज करो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा। तो अगर ये दूरी r है तो ये बनेगा r cos थीटा, बनेगा ना r cos थीटा, r cos थीटा।
और इस mg का टॉर्क क्या बनेगा, mg इंटू, और ये ऐसे घुमाएगा उल्टा सेंस में, तो बनेगा माइनस mg इंटू ये वाली दूरी, और ये दूरी बनेगी r माइनस r साइन थीटा, ये बनेगा। ठीक है, अब देखो थीटा के पे जीरो रखने के बाद ये पूरी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तो यहाँ पे जीरो रखोगे तो बनेगा mgr, ये जीरो पे जीरो, माइनस mgr कैंसिल आउट। अब थीटा हल्का सा तुमने बढ़ाया तो प्रूफ करना है कि टॉर्क पॉजिटिव आना चाहिए ताकि रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में आगे पर हो जाए। एक बार प्रूफ करते हैं फिर फर्दर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखो मैंने क्या किया इसके लिए कि थीटा अगर हल्का सा बढ़ेगा, जीरो से ज्यादा होगा, तो प्रूफ करना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ और नहीं करना। ये टॉर्क है ना, ये काम करो, हल्का सा चेंज आना है, डिफ्रेंसिएशन का हेल्प ले लो, तो डी टाउ बनेगा, जैसे करो डिफ्रेंशिएट इसको, तो एम जी आर बाहर आ जाएगा, अब कॉस का बनेगा क्या, माइनस साइन थीटा डी थीटा, और इस आर का बनेगा जीरो, और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो बनेगा प्लस, ये साइन है ना, साइन उसमें बनेगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अगर थीटा पे मैं जीरो प्लेस कर दूं तो वैल्यू जीरो बन गई, बट इस वैल्यू वन बन गई, तो पूरी वैल्यू क्या बन गई, एम जी आर इंटू डी थीटा। दिस द टॉर्क इफ यू रोटेट दिस रिंग बाय अ वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा एंड देन रिलीज, तो ये तो पॉजिटिव टर्म आ गया ना। अगर ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ये रिंग पूरी तरीके से रोटेट कर जाएगी। ओके, नाउ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रोटेट कर गया तो 90 डिग्री तय करेगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने क्या किया, दिस वन इज, इसे रहने दो। मुझे बताओ, सपोज करो ये पार्टिकल पहले यहां पे था, पार्टिकल पहले यहां पे था, जब ये रिंग थीटा एंगल तय मूव किया होगा, थीटा एंगल घुमा होगा, तो ये पार्टिकल सपोज करो यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, दिस एंगल इज थीटा, आ गया थीटा। आने के बाद इसके सेंटर की वेलोसिटी लेट्स दिस इज v, और एंगुलर वेलोसिटी मैंने ओमेगा मान लिया। तो मुझे बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी अच्छा, हाँ हमें ये जानना है कि जब ये यहां से घूमते हुए, एक बात बताओ मुझे, इसे हटाई दो, ये लिखो भी किसी टाइम पे सपोज करो, कोई बात नहीं, इसको बना लो दोबारा। देखो किसी टाइम पे जब पार्टिकल यहां आता है तो इस रिंग के सेंटर की वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाती है, तो v और ओमेगा में रिलेशन होगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा। v को क्या लिख सकते हो, दिस इज dx बाई dt, dx का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर ने कितना दूरी तय किया, दैट इज dx, एंड r ओमेगा को लिख सकते हो डी थीटा बाई dt, कैंसल आउट। अब इसको लिख सकते हो dx इज इक्वल्स टू r डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन, अगर ये इंटीग्रेशन करते हो तो ये जो x आएगा वो सेंटर का डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का। अच्छा, तो अगर थीटा बराबर जीरो पे x जीरो है तो थीटा एंगल पे x x होगा, इससे x की वैल्यू आ गई, दिस इज r थीटा। ये बताने की कोशिश कर रहा है, कि जब ये डिस्क या रिंग थीटा एंगल घूमेगा तो इसका सेंटर कितना लेंथ तय कर लेगा, r थीटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, कि जब रिंग थीटा एंगल घूमेगा तो सेंटर x लेंथ ट्रेवल कर लेगा, ठीक है, क्योंकि x सेंटर का डिस्प्लेसमेंट है और थीटा रिंग का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये रिलेशन बन गया, इसे याद रखना है। अच्छा मुझे बताओ कि जब ये रिंग 90 डिग्री घूम गया, अगर ये रिंग सपोज करो यहां पर आ गया, नहीं रिंग 90 डिग्री घूम गया, ओके, तो ये बताओ जब ये 90 डिग्री तय करे, मतलब ये 90 डिग्री तय करे तो पॉइंट यहां से यहां तय आ गया, तो इतने टाइम में ये कितना लेंथ आगे तय करेगा, तो ये जो एक्सियम तय करेगा, दिस लेंथ इज रेडियस आर इंटू थीटा इज पाई बाई 2, इतने एंगल तय कर गया। तो मुझे बताओ अगर मुझे इस पॉइंट का मोशन देखना है कि ग्राउंड फ्लोर में ये कितना एक्स में तय किया, तो मुझे बताओ ये पॉइंट पहले यहां था और आ गया यहां पे,
भाई एक चक्कर घुमा ना, ये था यहाँ पे, आ गया यहाँ पे। तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है जो कि यहाँ पे था, आ गया बॉटम पे, तो कितना दूरी इधर तय किया, इधर इधर तय किया, यहां से लेके यहां तक आया ना, तो एक्स में दूरी आर तय किया। लेकिन ये आर किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर के रिस्पेक्ट में, रिंग के फ्रेम में, रिंग के फ्रेम में आर दूरी इधर तय किया। तब तक रिंग का सेंटर एक्सियम आगे भाग गया, आगे भाग गया। मतलब पार्टिकल जो है वो आर दूरी तय करके एक्स डायरेक्शन में आर दूरी तय करके यहां पे आया, तब तक सेंटर एक्स दूरी इधर तय कर दिया, इधर तय कर दिया। तो ग्राउंड फ्रेम में ये पार्टिकल कितना दूरी तय किया इस डायरेक्शन में, तो ये जितना इधर तय किया उसमें से दूरी घटा दो, ये सेंटर आगे जा रहा है, पार्टिकल इधर आ रहा है सेंटर के फ्रेम में। तो तुम कह सकते हो कि इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नथिंग बट ये आर दूरी इधर और एक्सियम इधर, इतना इधर घटा दो, दिस इज आर पाई बाई 2। तो दिस वन इज आर ब्रैकेट में 1 माइनस पाई बाई 2। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अगर इस पार्टिकल का एक्स में डिस्प्लेसमेंट मिल गया, इतना दूर इधर तय किया, और फोर्स किसके बराबर था, क्यू के बराबर फोर्स था, तो कितना वर्डन लिखोगे, वर्डन लिखोगे क्यू मतलब दैट इज एम जी। एक्स में फोर्स कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट फोर्स का वर्डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इज एम जी इंटू एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज आर 1 माइनस पाई बाई 2। दिस वन इज योर आंसर। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में एम जी आर 7 दिया गया, रख दो, 1 माइनस पाई की वैल्यू उन्होंने दिया है 22/7 इंटू 2, ये 11 बनेगा, 11/7 तो इधर जाएगा, तो दिस इज 4, तो आंसर इज 4। इसका मतलब उन्होंने बी पार्ट भी, क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर उन्होंने दिया है 7, ये भी गलत आंसर है। तो नेट आंसर इज 19 का 4 है, 18 का आंसर क्या है, एम जी। गॉट इट, थैंक यू।